मेरी हर स्टोरी के अंदर आपको एक क्लियर मोटिव दिखेगा कि हाँ, इस स्टोरी में इस वजह से ये हुआ। बट आज नहीं, आज की पूरी वीडियो आप देखते देखते समझ जाएंगे कि इसके अंदर ये हुआ होगा, लेकिन नहीं, आप गलत होंगे। जी हाँ, इस पूरे केस को समझने के लिए 1 2 10 साल नहीं बल्कि पूरे 100 साल लगे। और जब यह केस पूरा जुड़कर सामने आया तो हर कोई हैरान था। बट उससे पहले आप भी 100 साल से सोए हुए लाइक बटन को उठा दें। ज्यादा बोल दिया क्या? तब तो यूट्यूब भी नहीं आया था, नेट ही नहीं आया था यार। जब भी आया था तब से सोया हुआ है, इसको उठा दें, पकड़कर दबा दें, सब्सक्राइब बटन के ऊपर भी क्लिक कर दें, कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस पूरे इंसिडेंट को समझने के लिए हमें लंदन में जाना पड़ेगा और टाइम था 31 जनवरी 1910 की रात का, जब यहीं पर रहने वाला एक अमेरिकन कपल डॉक्टर क्रिपन और उसकी पत्नी बेले, उस रात इन दोनों ने मिलकर अपने विला के अंदर एक छोटी सी पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी अपने दोस्तों के लिए। जी हाँ, उनका एक और कपल दोस्त वो यहाँ पर आने वाला था रात के डिनर के लिए। तो उन गेस्ट के आते ही उन्हें डाइनिंग टेबल पर बैठाया और जल्दी ही बेल ने अपने सर्वेंट को आवाज लगा दी कि फटाफट से खाना वाना ले आओ। सर्वेंट अपना खाना सारा टेबल के ऊपर रखकर अब ये चारों लोग यानी कि डॉक्टर क्रिपन, बेल और उनके आए हुए 2 गेस्ट, ये चारों लोग अब डाइनिंग टेबल के ऊपर बैठकर अपना खाना वाना निपटा चुके थे। खाना निपटाने के बाद डॉक्टर क्रिपन ने अपने साइड में रखी हुई एक टेबल के ऊपर से ताश की जोड़ी उठाई और बीच में रखकर ये सोच रहे थे कि अब चारों लोग ताश वगैरह खेलेंगे। सो जल्दी डॉक्टर क्रिपन ने ताश के पत्ते बांटना शुरू कर दिया। बट इतने में ही उसकी पत्नी बेल, उसने अपने पत्ते सामने की तरफ फेंके और साइड में टेबल के खड़ी हो चुकी थी। वो असल में कुछ स्टोरी बताने वाली थी अब इन सामने आए हुए गेस्ट को। बट जैसे ये चीज डॉक्टर क्रिपन ने देखी कि उसकी पत्नी ऐसे पत्ते फेंक कर खड़ी हो चुकी है, उसका दिमाग ठनक गया। वो बार बार इशारा कर रहा था बेल को कि बेल प्लीज, स्टोरी वगैरह बताने का टाइम नहीं है, अभी सबका मन है ताश खेलने का, सो प्लीज तुम बैठ जाओ। बट बेल ने साफ मना कर दिया। वो साइड में खड़ी होकर अपनी स्टोरी बताने लगी। कुछ चीज थी जिसको वो एक्सप्लेन कर रही थी। अब डॉक्टर क्रिपन वो अपना छोटा सा मुंह लेकर नीचे की तरफ बैठ चुके थे। असल में बेचारे डॉक्टर क्रिपन जो कि डेंटिस्ट थे, उनका खुद का एक क्लिनिक और सारा दिन उसी के अंदर काम करते रहना, अलग अलग दवाई बनाना दांतों के लिए। जबकि उनकी पत्नी बेल है, वो एक अलग ही चीज, उसको हमेशा लोगों की अटेंशन चाहिए। और ये बात डॉक्टर क्रिपन को बहुत अच्छे से पता थी कि अगर उसकी पत्नी एक बार कहीं बोलना शुरू करती है तो ऑब्वियसली डॉक्टर क्रिपन के ऊपर किसी का भी कोई ध्यान नहीं जाता। और इस बात के अब डॉक्टर क्रिपन हैबिचुअल हो चुके थे क्योंकि इनकी शादी को भी काफी टाइम बीत चुका था। बेल ने अपनी पूरी सोसाइटी के अंदर ऐसी इमेज बना रखी थी कि जैसे वो हर तरीके से सक्सेसफुल है। अगर उसको एक्टिंग करवानी हो तो वो उससे करवा लो, अगर सिंगिंग करवानी है तो भी उससे करवा लो, स्टोरी टेलिंग करवानी है तो भी उससे करवा लो। लोग जैसे ही बेल को देखते तो सभी बहुत ज्यादा खुश होते। और ये बात डॉक्टर क्रिपन को बहुत अच्छे से पता थी कि उसकी पत्नी हमेशा से ही सेंटर ऑफ अटेंशन रहना चाहती है। इसके अलावा बेल, जिसको शॉपिंग बहुत बहुत ज्यादा पसंद, डॉक्टर क्रिपन जो भी अपनी कमाई करते अपने क्लिनिक से, वो सारा पैसा बेल को लाकर देते और बेल उस सारे पैसे को शॉपिंग पर उड़ाकर अपनी अलमारी के अंदर बहुत ही एक्सपेंसिव आइटम्स वो भर भर कर रखती। अब ये सारी बातें माइंड में लेकर डॉक्टर क्रिपन 31 तारीख की रात को आराम से कुर्सी के ऊपर बैठकर अब अपनी पत्नी की स्टोरी सुनने लगे। साथ में जो 2 गेस्ट आए हुए थे वो भी अब स्टोरी सुन रहे थे। तब स्टोरी बताते बताते बेल, जो कि अभी सिर्फ स्टोरी मुंह से बोल रही थी, बट अब उसने उस स्टोरी को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। वो अपने साथ हुए एक इंसिडेंट को अपने सामने आए हुए अपने फ्रेंड्स पॉल और क्लेरा, ये भी एक कपल, इन दोनों को बता रही थी। और पॉल और क्लेरा ये दोनों भी बहुत इंटरेस्ट लेकर बेल की स्टोरी सुन रहे थे। और तभी उसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया जो इंसिडेंट उसके साथ हुआ। तकरीबन 7-8 मिनटों तक वो पूरी स्टोरी परफॉर्म करने के बाद फाइनली बेल ने सबको थैंक यू किया और सभी लोगों ने मिलकर तालियां बजाई। डॉक्टर क्रिपन जो कि बेमन से अपनी तालियां बजा रहे थे क्योंकि उनको ताश खेलनी थी, उनका ताश खेलने का मन था, बट उसकी वाइफ की वजह से वो ये काम नहीं कर पाए। अपने बेमन से तालियां वगैरह बजाकर वो फाइनली बोल रहे थे बेल प्लीज अब बैठ जाओ आराम से। सभी की तालियां वगैरह सुनकर थैंक यू सो मच सभी को बोलकर बेल साइड में बैठ चुकी थी। और फाइनली दोबारा से क्रिपन, उन्होंने अपनी ताश की जोड़ी को इकट्ठा किया और सभी के पास दोबारा से ताश बांटने लगे क्योंकि अब फाइनली टाइम था डॉक्टर क्रिपन की ताश खेलने का। और ताश को बांटते बांटते डॉक्टर क्रिपन ने तीनों के चेहरों को देखा और वो देखते ही समझ चुके थे कि नहीं, वो गलत ताशें बांट रहा है। उसने वापस सारी ताश को इकट्ठा किया क्योंकि अब जाने का टाइम हो चुका था और जो भी ताश खेलने वाला टाइम था वो तो उसकी पत्नी बेल अपनी स्टोरी बताने के चक्कर में सारा टाइम खा गई। फाइनली डॉक्टर क्रिपन ने अपनी ताश की जोड़ी को समेटा और साइड में वापस रख दिया। तभी बेल ने डॉक्टर क्रिपन को कहा कि क्रिपन तुम बाहर जाओ, कोई बढ़िया सी घोड़ा गाड़ी उठाकर लेकर आओ क्योंकि अब इनको घर भी छोड़कर आना है, अपने जो गेस्ट आए हुए हैं इनको घर भी छोड़कर आना है।
डॉक्टर क्रिपन अपना छोटा सा मुंह लेकर अपनी कुर्सी से खड़े हुए और बाहर की तरफ जाने लगे और तभी पीछे से बेल ने आवाज लगाकर कहा कि जो भी सबसे बढ़िया वाला घोड़ा गाड़ी हो वही लेकर आना, क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे गेस्ट बिल्कुल भी खटारा वाली गाड़ी के अंदर अपने घर वापस जाएं। सो जो भी तुमको सबसे बेस्ट घोड़ा गाड़ी मिले वही लेकर आना। सो ये बात सुनकर डॉक्टर क्रिपन ने मेन दरवाजे को खोला, घर से बाहर गए और बाहर रोड की तरफ जाकर घोड़ा गाड़ी देखने लगे। और इन बिटवीन इस टाइम पर बेल, जो कि अपने आए हुए गेस्ट पॉल और क्लेरा, इन दोनों के साथ बातें कर रही थी। डॉक्टर क्रिपन, जिन्होंने तकरीबन आने वाले आधे घंटे तक रोड के ऊपर अच्छी अच्छी घोड़ा गाड़ियां देखी, बट उनको कोई भी परफेक्ट मिल ही नहीं रही थी। सभी की सभी ऐसी खटारा टाइप की घोड़ा गाड़ियां वहां खड़ी थी। सो आधे घंटे तक भी ढूंढने के बाद फाइनली डॉक्टर क्रिपन ने एक घोड़ा गाड़ी वाले को अपने साथ लिया और कहा कि चलो मेरे साथ मेरे घर पर चलो। घोड़ा गाड़ी लेकर डॉक्टर क्रिपन घर पर पहुंचे और अंदर मेन दरवाजे को खोलकर अंदर की तरफ गए। पॉल और क्लेरा को कहा कि आपकी घोड़ा गाड़ी बाहर आ चुकी है। सो बेल, जो कि सबसे पहले भागकर बाहर घोड़ा गाड़ी देखने के लिए आई कि क्या ये घोड़ा गाड़ी सही है भी या नहीं, और घोड़ा गाड़ी देखते ही ऑब्वियसली बेल का दिमाग ठनक चुका था, क्योंकि ये बहुत बहुत ज्यादा सस्ती वाली थी। ऑब्वियसली उसी टाइम पर डॉक्टर क्रिपन को उसने सुनाना शुरू कर दिया कि तुमने आधा घंटा ले लिया, तुमको एक भी बढ़िया ढंग की घोड़ा गाड़ी नहीं मिली, ये सस्ती सी खटारा उठा कर लिया है तुम। और ये सारी बातें वो अपने गेस्ट के आगे ही बोल रही है। बट पॉल और क्लेरा ने कहा कि कोई दिक्कत नहीं है, हमें घर ही जाना है, हमें कौन सा अपने साथ रखनी है, हम इसमें चले जाएंगे घर। सो पॉल और क्लेरा डॉक्टर क्रिपन और बेले को थैंक्स वगैरह बोलकर उनको अप्रिशिएट करके घर से बाहर निकल चुके थे। उस घोड़ा गाड़ी में बैठे और घोड़ा गाड़ी वहां से जा चुकी थी। और जैसे वो लोग यहाँ से निकले, बेल, जो कि बहुत बहुत ज्यादा गुस्सा थी, ऑब्वियसली साफ दिखाई दे रहा था उसके चेहरे के ऊपर, डॉक्टर क्रिपन समझ चुके थे कि वो अंदर जाएंगे तो उसको सुनने के लिए मिलेगा। सो जैसे ही डॉक्टर क्रिपन घर के अंदर गए, उसकी पत्नी लिविंग हॉल में ही आराम से कुर्सी के ऊपर बैठकर घूर रही थी। आ रहे उस डॉक्टर क्रिपन को, और अंदर आते ही जैसे डॉक्टर क्रिपन अपनी पत्नी के सामने खड़े हुए, बेल ने बोलना शुरू कर दिया कि तुमने आधा घंटा लगा दिया और उसके बाद भी तुम्हें कबाड़ी मिला है हलाने के लिए, तुमने सारी मेरी रेपुटेशन खराब कर दी, पूरी पार्टी का मजा किरकिरा कर दिया। बट पलटकर डॉक्टर क्रिपन ने कहा कि पार्टी का उससे क्या लेना है, पार्टी तो हमारी बहुत अच्छी गई। बट बेल ने कहा कि नहीं गई, तुमने बिल्कुल भी अच्छे से कंट्रीब्यूट नहीं किया। वो दोनों मेरी इस परफॉर्मेंस को कितने अच्छे से सुन रहे थे, इंटरेस्ट लेकर उसको देख रहे थे, बट तुमने बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लिया। तुम अपनी मुंडी नीचे करके बैठे रहे और एंड में जब उन लोगों ने तालियां बजाई, उतनी जोर से तालियां तुमने नहीं बजाई। मतलब तुम बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थे मेरी उस परफॉर्मेंस के अंदर। इनफैक्ट बेल इतना ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी कि वो अपनी कुर्सी से उठी, पास ही में एक दीवार के ऊपर टंगी हुई फोटो को उतार कर लाई। असल में फोटो किसी और की नहीं, बल्कि सोच कर देखिए आप कितनी बेशरम औरत थी ये बेल यहाँ पर, कि उसने अपनी लवर की फोटो, एक्स लवर की फोटो जो उसके साथ उसने क्लिक करवाई थी, वो फोटो फ्रेम करवाकर उसने डॉक्टर क्रिपन के घर की दीवार के ऊपर टांगी हुई थी। वो तुरंत भागकर उस फोटो को उठाकर लेकर आई, अपने साथ उस फोटो को पकड़कर बोलने लगी डॉक्टर क्रिपन को कि देखो, मुझे कोई भी आदमी मिल सकता है, तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो, मैं चाहूं तो किसी के साथ भी जाकर रह सकती हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ क्यों रह रही हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। जब अगर तुम मेरी इज्जत ही नहीं कर सकते, तुम किसी चार आदमियों के बीच में मेरी वैल्यू नहीं बढ़ा सकते, तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर क्रिपन, जिनको इस तरीके से ताने वगैरह सुनने की अब तो लिटरली आदत पड़ चुकी थी, सो उन्होंने अपनी मुंडी नीचे करी, आराम से सुनते रहे कि बेल उनको क्या क्या बोल रही है। फाइनली बेल चुप हुई, अपना सारा गुस्सा शांत करके जाते जाते उन्हें बोल कर गई कि मैं कल तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। और ये बात भी उसने कोई नई नहीं बोली, पहले भी काफी बार वो डॉक्टर क्रिपन को बोल चुकी थी कि मैं तुम्हें आज नहीं तो कल छोड़ दूंगी, यहां से तुम्हें बिना बताए चली जाऊंगी। और डॉक्टर क्रिपन हर बार यही सोचते थे कि ये काम वो कब करेगी। डॉक्टर क्रिपन ऑब्वियसली इसी मोमेंट का वेट कर रहे थे कि कब ये यहाँ से चिल्ला कर जाए और कब डॉक्टर क्रिपन खुद खड़े होकर अपने कमरे में जाकर आराम से सो सके, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन पहले तो क्लिनिक में काम किया और फिर यहाँ घर आकर पार्टी वार्टी की तैयारियां करके और फिर वो घोड़ा गाड़ी लेकर जाना, इसमें बहुत बहुत ज्यादा थकान हो चुकी थी। अब वो सोना चाहते थे। इनफैक्ट उनको कोई मतलब नहीं था कि उनकी पत्नी बेल कल उन्हें छोड़कर चली जाए, क्योंकि वो तो यही चाह रहे थे कि उसकी पत्नी किसी भी तरीके से उससे अपना पीछा छुड़वा ले। क्योंकि डॉक्टर क्रिपन ये नहीं चाहते थे कि वहां रहने वाले लोगों के बीच में ये बात फैले कि उसने अपनी पत्नी को छोड़ा। वो चाह रहे थे कि बेल खुद से यहां से चली जाए और वो लोगों को बता सके कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था और इसी वजह से वो उनको छोड़कर यहां से चली गई। इस पूरी भसड़ के बीच में डॉक्टर क्रिपन फाइनली उन्होंने अपना मुंह खोला और कहा अपनी पत्नी को कि हे बेल, दारू पियोगी? अब जो भी ये सारा लड़ाई वाला मूड था, सब शांत हो चुका था और बेल ने कहा कि हाँ चलो पीते हैं दारू। सो फाइनली डॉक्टर क्रिपन उठे, अपने किचन वाले एरिया में गए, वहां से उन्होंने विस्की निकाली, 2 पैग बनाए और पैग लाकर एक पैग अपनी पत्नी को दिया, एक पैग खुद पिया और दोनों पीकर आराम से अपने अपने कमरे में जाकर सो चुके थे। इसके तकरीबन 2 दिनों बाद 2 फरवरी 1910 की दोपहर को यहीं लंदन में ही एक ऑफिस के अंदर जिस लेडीज ट्रस्ट की मेंबर ये बेल खुद भी थी, वो सारी लेडीज उसी ऑफिस के अंदर बैठकर अपनी मीटिंग को स्टार्ट करने वाली थी। बट सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब बेल यहाँ पर पहुंचे, क्योंकि बेल इस पूरे ट्रस्ट की ट्रेजरर, कोषाध्यक्ष
और वही यहाँ सारा फाइनेंस वगैरह मैनेज करती थी कि कौन कितना खर्चा करेगा। यहाँ सारी आसपास की लेडीज ने मिलकर अपना एक ग्रुप सा बना रखा था। समझ सकते हैं आप, ये जो अमीर अमीर महिलाएं बनाती हैं अपना ग्रुप, उसी टाइप का एक ग्रुप वहाँ उन्होंने बना रखा था। और उसकी एक कोषाध्यक्ष ट्रेजरर बेल, जो कि अभी इस मीटिंग में नहीं पहुंची, और सभी लेडीज वेट कर रही थी कि जब जैसे ही बेल आ जाएगी यहाँ पर तभी वो अपनी मीटिंग शुरू करेंगे। बट 3 बज चुके थे दोपहर के और अभी भी बेल यहाँ पर नहीं पहुंची। उस टाइम पर कोई मोबाइल फोन वगैरह नहीं थे जो तुरंत नंबर डायल किया, पूछ लिया हाँ भाई बेल कहाँ पर है। उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, उनको वेट ही करना था कि जब बेल आएगी तभी मीटिंग शुरू कर पाएंगे। अब ये लोग बिना बेल के ही अपनी मीटिंग शुरू करने वाले थे, बट तभी दरवाजे के ऊपर खटखटाहट हुई। सो एक लेडीज वहां से उठी, उसने जाकर मेन दरवाजा खोला और सामने एक और महिला खड़ी थी। ये महिला कोई और नहीं बल्कि एथल। जी हाँ, एथल डॉक्टर क्रीपन के क्लिनिक में उसकी असिस्टेंट। और एथल सामने खड़े होकर अपने एक हाथ में लेटर और एक हाथ में एक और पैकेज वो लेकर खड़ी थी सामने। और जैसे जिस महिला ने वो दरवाजा खोला था, पूछा उससे कि आप कौन। उसने बताया कि मैं एथल और मैं डॉक्टर क्रीपन और बेल की तरफ से यहाँ पर पहुंची हूँ इस मीटिंग में, उनका कुछ संदेश वगैरह लेकर। सो उस लेडी ने कहा कि ठीक है आप अंदर आओ, हमारे साथ बैठो। एथल अंदर आई, उसने अपने हाथ से वो लेटर वहां पर रखा, वो जो पैकेज साथ में ले रखा था वो भी अपने टेबल के ऊपर रखा और वहां से सीधा घूमकर गेट से बाहर निकलकर वहां से निकल चुकी थी। ये चीज सबको बहुत अजीब लगी। खैर सबने इस चीज को इग्नोर किया और वो सबसे पहले लेटर उठाया। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, ये लेटर किसी और का नहीं बल्कि डॉक्टर क्रीपन की तरफ से था। और उस लेटर के अंदर डॉक्टर क्रीपन ने लिखा हुआ था कि बेल का कोई फैमिली मेंबर अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया है और उसका संदेश उसे कल ही मिला। सो कल दोपहर को ही अमेरिका के लिए निकल चुकी है और उसको वापस आने में ऑब्वियसली कुछ महीने लगेंगे। सो आप लोग प्लीज उसका बिल्कुल भी वेट मत करना। और दूसरी तरफ वो पैकेज जो कि एथल यहाँ पर छोड़कर गई थी, उस डब्बे को जब इन लेडीज ने खोला तो उसके अंदर एक चेकबुक थी और साथ में एक लेजर वगैरह था जो कि पिछला पूरा हिसाब और साथ में चेकबुक इस पूरे ट्रस्ट की। सो ये लेडीज समझ चुकी थी कि बेले ने किसी और ट्रेजरर को ढूंढने के लिए ही यहाँ पर भेजा है ताकि इन लोगों का काम ना रुके, वो किसी और नए मेंबर को यहाँ हायर कर सके, उसको कोषाध्यक्ष बना सके और अपना काम चलता रहे। ये चीज वहां बैठे सभी लेडीज को बहुत अजीब लगी क्योंकि सभी को उम्मीद थी कि बेल अगर इस तरीके से जाती तो उनको गुड बाय वगैरह करके जाती, अपना सारा सामान खुद सौंप कर जाती और कह कर जाती कि मेरी जगह किसी और को हायर कर लो जब तक मैं नहीं आती। बट उसने इस तरीके से हमें कोई मैसेज भी नहीं दिया और ये सामान वगैरह भेजना ये सबके लिए बहुत अजीब था। बट सभी लोग उम्मीद करने लगे कि जो भी जिस भी दिक्कत में बेले वहां पर फंसी हुई है अमेरिका के अंदर वो जल्दी ही सॉर्ट आउट हो जाए, जो भी उनका फैमिली मेंबर बीमार हुआ है वो जल्दी ही रिकवर कर ले और बेले वापस लंदन आ सके। सो उन लोगों ने अभी कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी ट्रेजरर हायर करना जरूरी समझा क्योंकि अपना काम तो चलाना था, ट्रस्ट का तो काम चलाना ही था जब तक बेल नहीं आ जाती। सो उन लोगों ने एक नया ट्रेजरर भी हायर कर लिया और उसको बता दिया कि जब बेल वापस आ जाएगी तब तुम्हारी हम छुट्टी कर देंगे। इसके तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस ट्रस्ट का एनुअल डे फंक्शन आने वाला था और इस फंक्शन के अंदर ऑब्वियसली सभी ट्रस्ट मेंबर और उनके परिवार वालों को पार्टी के अंदर बुलाया जाना था। सो सभी ट्रस्टीज ने इनविटेशन कार्ड्स वगैरह बनाए और ऑब्वियसली इनविटेशन कार्ड डॉक्टर क्रिपन और बेल का भी बनाया। बेशक ये सब फॉर्मेलिटी थी क्योंकि सभी को पता था कि बेल जो कि यहाँ पर है ही नहीं, वो तो अमेरिका के अंदर है, सो वो तो यहाँ पर नहीं आ पाएगी। बट फिर भी डॉक्टर क्रिपन को उन्होंने वो इन्विटेशन कार्ड वगैरह पहुंचाया और फाइनली वो एनुअल डे वाला दिन भी आ चुका था और अब की बार डॉक्टर क्रिपन इस फंक्शन के अंदर आए। बट जैसे ही डॉक्टर क्रिपन इस पार्टी के अंदर एंटर हुए सभी लोगों की अटेंशन डॉक्टर क्रिपन की तरफ आ चुकी थी क्योंकि वो यहाँ अकेले नहीं थे। जी हाँ, सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान थे क्योंकि जो पर्सन डॉक्टर क्रिपन के साथ आया था उसकी किसी ने भी उम्मीद नहीं करी थी। जी हाँ, ये बेल नहीं थी बल्कि डॉक्टर क्रिपन अपने साथ एथल को लेकर इस फंक्शन के अंदर पहुंचे थे, वो भी एक कपल के तौर पर। जी हाँ, एथल ने डॉक्टर क्रिपन के हाथों के अंदर ऐसे हाथ डाला हुआ था और ये दोनों जैसे ही पार्टी के अंदर एंटर हुए सभी लोग देखकर हैरान, सभी लोग बातें बनाने लग गए कि एथल इस तरीके से डॉक्टर क्रिपन के साथ यहाँ क्यों आई है। जितनी भी लेडीज थी उनको तो मैटर पता था कि पहले वहां पर गई हुई है, अपने फैमिली मेंबर उसका बीमार है और डॉक्टर क्रिपन उसके पीछे से इस तरीके से अफेयर वगैरह चला रहे हैं, वो भी खुलेआम। जबकि डॉक्टर क्रिपन को पता है कि बेल वापस आ जाएगी और जब वो आएगी सभी लोग उसको बताएंगे कि तुम्हारे पति ने पीछे से ये सब कुछ किया। क्या डॉक्टर क्रिपन को बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? सभी लोग तरह तरह की बातें बनाने लगे। इस फंक्शन के अंदर पॉल और क्लैरा भी मौजूद थे। जी हाँ, वही गेस्ट जो कि उस रात पार्टी के अंदर आए थे, जो सारी भसड़ मची थी मैंने आपको बताया। पॉल और क्लैरा ने जब डॉक्टर क्रिपन को एथल के साथ देखा तो ये दोनों भी आपस में बात करने लगी कि कैसे बेशर्म होकर दोनों एक दूसरे के साथ कपल की तरह नाच रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, पार्टी को एंजॉय कर रहे हैं, जबकि डॉक्टर क्रिपन की पत्नी बेल वो बेचारी कितनी मुसीबत में है, वहां पर उसका फैमिली मेंबर कोई बीमार है और यहाँ ये देखो गुलछर्रे उड़ा रहा है। इस पार्टी के बाद सभी ट्रस्ट मेंबर्स ने ये फाइनल डिसीजन लिया कि डॉक्टर क्रिपन, जिनका ऑब्वियसली
ये जो बिहेव था किसी को भी पसंद नहीं आया। इस तरीके से बेशरम होकर किसी और लड़के के साथ अफेयर चलाना, जबकि उनकी पत्नी दिक्कत में है, दूसरे देश में है, और पीछे से उसके ये सब करना। सभी ट्रस्ट मेंबर्स ने फैसला किया कि आगे जो भी फंक्शन होगा हमारे ट्रस्ट से रिलेटेड, हम उस फंक्शन के अंदर डॉक्टर क्रिपन को नहीं बुलाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हमें पसंद नहीं आई। जब तक बेल वापस नहीं आ जाती और जब हम सब कुछ उसके आगे डिस्कस नहीं कर लेते कि डॉक्टर क्रिपन ने पीछे से क्या क्या किया, तब तक हम कुछ भी फंक्शन हो जाए हम क्रिपन को नहीं बुलाएंगे। 20 मार्च 1910 का दिन आ चुका था। सुबह सुबह ही डॉक्टर क्रिपन अपने विला से तैयार होकर क्लिनिक पर जाने के लिए निकले, बट बीच में ही वो ऑफिस था इस ट्रस्ट वाले मेंबर्स का, सभी का। सो जब डॉक्टर क्रिपन ने देखा कि ऊपर ट्रस्ट वाले ऑफिस के अंदर वो गेट खुला हुआ है उसका, सो डॉक्टर क्रिपन वहीं पर रुके, ऊपर ऑफिस में गए और जाकर सभी मेंबर्स को बता दिया कि एक बहुत बहुत गंदी न्यूज़ है हमारे लिए। जो बेले अपने रिश्तेदार को देखने के लिए अमेरिका गई थी, उस बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए, बट बेले खुद वहाँ पर जाकर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई और उसकी वहीं पर मौत हो चुकी है। जैसे ये बात सभी ट्रस्ट मेंबर्स ने सुनी, किसी को भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे कैसे मर सकती है। बेले ने तो हमें आज तक कोई लेटर वगैरह भी नहीं लिखा, हमें कुछ पता ही नहीं है बेले है कहाँ पर। वो तो हमारी आंखों के सामने जस्ट गायब हो चुकी है। जहाँ भी पूरी सोसाइटी को यही लग रहा था कि डॉक्टर क्रिपन अपनी वाइफ के पीछे से चीट कर रहे हैं उसको और इस तरीके से ओपन अफेयर चला रहे हैं। बट ये सारी टेंशन साइड में, अब लोगों को डॉक्टर क्रिपन के ऊपर शक होने लगा था कि उसका कुछ ना कुछ लेना देना जरूर है बेल को गायब करने में। कुछ दिनों बाद इसी ट्रस्ट के एक मेंबर पुलिस वालों के पास गई और वहां जाकर बेल को मिसिंग रिपोर्ट किया। पुलिस वालों के सामने पूरा केस एक्सप्लेन किया, बट पुलिस वालों ने कहा कि देखो, हम इस मामले के अंदर आपकी कुछ खास मदद नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भी क्राइम हुआ होता तो उसका कुछ प्रूफ तो हमारे पास होना था। या तो हमें कुछ डेड बॉडी वगैरह मिलती या फिर हमें कोई सबूत मिलता कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर हुआ भी है तो वो अमेरिका के अंदर हुआ होगा, यहाँ पर नहीं हुआ, इसलिए हम इसकी कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकते। बट उस मेंबर ने कहा पुलिस वालों को कि देखिए, यहाँ हमारे पास सब कुछ सामने है। बेल मिसिंग है, उसका पति ओपनली अफेयर चला रहा है एक दूसरी लड़की के साथ, सो हो सकता है उसने अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया। बट पुलिस वालों ने कहा कि देखो, उसकी पत्नी मिसिंग है, वो यहाँ पर अपना अफेयर चला रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसने अपनी पत्नी का मर्डर किया है। हो सकता है उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई हो, या फिर हो सकता है उसकी पत्नी को कोई और मिल गया हो, वो कहीं और सेटल हो चुकी हो अपने पति को छोड़कर। यहाँ पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हैं, इसलिए हम इस चीज को बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। बट इसके आने वाले कुछ दिनों तक बहुत सारी अलग अलग लेडीज जो कि बेल को जानती थी, वो सभी आकर पुलिस वालों के पास दबाव बनाने लगी कि प्लीज आप इसमें थोड़ी बहुत तो इन्वेस्टिगेशन करिएगा, बेल को ढूंढने की कोशिश करिएगा, या फिर उसके फुटप्रिंट्स को ट्रेस करिएगा, कहाँ वो गई है। कहीं तो उसने अपनी टिकट वगैरह बुक करवाई होगी किसी शिप में जाने के लिए जो कि अमेरिका जाता हो, वहाँ वो गई होगी। कुछ तो आप इसमें देखिएगा कि बेल कहाँ पर जा सकती है। सो फाइनली पुलिस वालों ने एक डिटेक्टिव वॉल्टर डू नाम का वो इंस्पेक्टर, उसको इस केस में अपॉइंट किया। जी हाँ, इंस्पेक्टर वॉल्टर डू ये कोई और नहीं बल्कि बहुत बहुत ज़्यादा फेमस, मैं कहूँ बल्कि दुनिया का सबसे फेमस सीरियल किलर जैक द रिपर। उस केस को इन्वेस्टिगेट भी इंस्पेक्टर वॉल्टर डू ने किया था। इनफैक्ट जो 5वीं बॉडी मिली थी जैक द रिपर केस में, उस बॉडी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले इंस्पेक्टर वॉल्टर डू ही मौके पर पहुंचे थे। सो उनको बहुत लंबा एक्सपीरियंस था इस तरीके से किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने का। सो वॉल्टर डू ने इस केस को भी अपने हाथों में लिया और अपनी रेपुटेशन बनाने के लिए, क्योंकि सभी अमीर अमीर महिलाएं और उनके पति इस केस के अंदर शामिल थे, उन सभी के बीच में रेपुटेशन बनाने के लिए इंस्पेक्टर वॉल्टर डू बहुत गहराई से इस केस को देख रहे थे। 6 जुलाई 1910 का दिन आ चुका था, रफली 6-7 महीने बीत चुके थे बेले को गायब हुए। 6 जुलाई 1910 के दिन शाम के टाइम पर वॉल्टर डू अपने साथ अपनी पूरी टीम लेकर सीधा डॉक्टर क्रिपन के घर पर पहुंचे। उन्होंने दरवाजा खटखटाया, डॉक्टर क्रिपन ने अंदर से दरवाजा खोला। वॉल्टर डू डॉक्टर क्रिपन के पास उनकी पत्नी से रिलेटेड क्वेश्चनिंग करने के लिए आए थे, और वॉल्टर डू को पहले से ही इस केस के बारे में पता था कि बेल कहां पर गई है, वो अमेरिका गई है, उसका कोई रिश्तेदार वगैरह बीमार था और वो खुद वहां पर जाकर बीमार हो गई। सो वॉल्टर डू को भी एक्सपेक्टेड था कि सेम स्टोरी अब डॉक्टर क्रिपन उनके सामने रिपीट करेंगे, बट नहीं, यहाँ डॉक्टर क्रिपन ने जो स्टोरी वॉल्टर डू के सामने रखी वो बहुत बहुत अजीब थी। पहले वॉल्टर डू ने बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस बेल के बारे में डॉक्टर क्रिपन से पूछने शुरू किए, और उन सभी का रिप्लाई डॉक्टर क्रिपन बहुत नॉर्मली दे रहा था। बट बहुत सारे सवालों के जवाब देने के बाद फाइनली डॉक्टर क्रिपन ने बिल्कुल चुप रहना जरूरी समझा। वॉल्टर डू और भी क्वेश्चंस उनसे पूछ रहे थे, बट डॉक्टर क्रिपन बिल्कुल चुप। और फाइनली उन्होंने अपना चश्मा अपनी जेब से बाहर निकाला और उस चश्मे को पहनकर वॉल्टर डू को कहा कि ठीक है, मैं अब आपको सच्चाई बताता हूं कि यहाँ पर क्या हुआ। जी हाँ, डॉक्टर क्रिपन ने कहा कि मेरी पत्नी बेल वो जिंदा है, वो मरी नहीं है। इनफैक्ट जिस रात हमने वो पार्टी करी थी
पॉल और क्लेरा हमारे घर पर आए थे और वो घोड़ा गाड़ी में बाद में जाकर लेकर आया था। उसके बाद हमारी लड़ाई हुई और उस लड़ाई के बीच में मेरी पत्नी ने मुझे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, मैं किसी और के साथ जाकर सेटल हो जाऊंगी, मेरे पास बहुत लड़के हैं, कोई भी कमी नहीं है। और ये बात करके हम दोनों अलग अलग कमरे के अंदर जाकर सो चुके थे। बट जब मैं सुबह उठा मेरी पत्नी यहाँ पर थी ही नहीं। मेरी पत्नी अपना सारा सामान, सारा तामझाम पैक करके यहाँ से भाग चुकी थी। मुझे कोई आइडिया नहीं वो कहाँ पर गई। और ये जो अमेरिका जाने वाली स्टोरी मैंने लोगों को बताई वो सिर्फ इसलिए ताकि हमारी रेपुटेशन बनी रहे। अगर लोगों को मैं ये बताता कि मेरी पत्नी ऐसे मुझे छोड़कर रात को भाग चुकी है तो सभी लोग मुझ पर हंसते। सभी लोग यही कहते तू अपनी पत्नी को नहीं टिका पाया, उसके साथ अपना घर नहीं बसा पाया। सिर्फ यही बेइज्जती के लिए मैंने वो अमेरिका वाली स्टोरी सभी लोगों को बताई और लोगों ने भी वही स्टोरी आपको बता दी। बट जो सच है वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर क्रेपन ने कहा कि मैंने आने वाले 2-3 महीनों तक वेट भी किया कि क्या पता बेल वापस आ जाए। बट बेल जब वापस नहीं आई सो फाइनली मैंने अपनी असिस्टेंट एथल के साथ अपना अफेयर शुरू कर दिया और वो ओपन भी कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी अकेला कब तक रहूंगा, वो तो अपना जाकर किसी और के साथ सेटल हो ही होगी, मैं अकेला क्यों रहूं, मैं उसकी वेट क्यों करूं। सो मैंने सभी लोगों को भी बता दिया कि मेरा इसके साथ अफेयर चल रहा है। अब लोगों को जो भी सोचना है सोचता रहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेल अपनी जगह अपनी जिंदगी में खुश है, मैं अपनी जगह अपनी जिंदगी में खुश हूं। इंस्पेक्टर वॉल्टर डू ने जैसे ही डॉक्टर क्रिपन की इन बातों को सुना तो उनको ये बातें बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग लगी कि ऑब्वियसली इंसान कब तक वेट करेगा, एक ना एक दिन तो उसका भी घड़ा भरेगा और वो भी जाकर किसी को डेट करेगा। सो ये सारी बातें वॉल्टर डू ने मान ली। उन्होंने कहा कि ठीक है हम बेल को ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक वो खुद सामने से आकर हमारे सामने ये चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करती तब तक हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन को नहीं रोकेंगे। वॉल्टर डू ने जाने से पहले डॉक्टर क्रिपन से कहा कि अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम्हारे इस पूरे विला को एक बार देख सकता हूँ, अपनी टीम के साथ एक बार छानबीन कर सकता हूँ यहाँ पर। डॉक्टर क्रिपन ने कहा कि प्लीज़ आपको जो देखना है आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको जिस तरीके से छानबीन करनी है वैसे करिए, मैं आपके साथ पूरी सपोर्ट में आपके खड़ा हूँ। सो वॉल्टर डू ने अपनी पूरी टीम के साथ इस विला की छानबीन करी बट उनको यहाँ कुछ भी नहीं मिला। सो वॉल्टर डू डॉक्टर क्रिपन को थैंक्स बोलकर उस घर से निकल चुके थे। अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर वो तो चाव चाव नहीं करती, सो जो भी थी टुकड़े टुकड़े करके वहाँ से निकल चुके थे। लोगों ने आकर वॉल्टर डू से पूछना शुरू कर दिया कि आपने इस केस के अंदर क्या अपनी तहकीकात करी है, क्या इसमें प्रोग्रेस है। बट किसी को भी बेल के बारे में कोई आइडिया नहीं। वॉल्टर डू ने कहा कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली लेकिन मेरा बेल से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा और हमें इस केस को मजबूरन बंद करना पड़ेगा। बट हम खुद भी यही चाहते हैं कि एक बार हमारी कम से कम बेल से बात हो जाए, हमें उसके बारे में कुछ पता लग जाए ताकि हम इस केस को ऑफिशियली क्लोज कर सकें। फाइनली इंस्पेक्टर वॉल्टर डू ने अपना एक लास्ट पैतरा आजमाया। उन्होंने अमेरिका के अंदर सभी न्यूज़पेपर के अंदर एक एड छपवाई जिसके अंदर उन्होंने लिखवाया कि हे बेल, अगर तुम अमेरिका में हो और इस न्यूज़ को पढ़ रही हो, इस एडवर्टीजमेंट को देख रही हो तो प्लीज़ एक बार आप लंदन वाली पुलिस से कांटेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको बहुत बेसब्री से ढूंढ रहे हैं। आपके यहाँ यारे प्यारे रिश्तेदार वो सभी आपकी वेट में हैं। अगर आप एक बार हमसे कांटेक्ट कर लें तो हमारे लिए थोड़ी आसानी होगी। इसके तकरीबन 5 दिनों बाद इंस्पेक्टर वॉल्टर डू डॉक्टर क्रिपन के घर पर वापस फॉलो अप लेने के लिए गए कि क्या पता उनको कोई बेल के बारे में कांटेक्ट मिला हो या फिर वो जो ऐड दी थी उसके बारे में कोई बात करने के लिए डॉक्टर क्रिपन के पास आया हो। बट अब की बार जैसे वॉल्टर डू डॉक्टर क्रिपन के घर पर पहुंचे, यहाँ पर सारा केस पलट चुका था। जी हाँ, डॉक्टर क्रिपन के घर पर ताला लगा हुआ था और जब पुलिस वालों ने आसपास पूछा सभी लोगों से और इनफैक्ट डॉक्टर क्रिपन के क्लिनिक के ऊपर भी जाकर देखा तो उन्हें पता लगा कि डॉक्टर क्रिपन अपनी लवर यानी कि एथल उसके साथ यहाँ से भाग चुके हैं। अब जैसी ये बात वॉल्टर डू ने सुनी, उनको अपने ऊपर बहुत बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, क्योंकि वो 5 दिनों पहले ही इस डॉक्टर क्रिपन से मिले थे। उसके सामने वो सारी चीजें कन्फेस कर रहा था कि बेल के साथ क्या हुआ होगा और ये सारी बातों के ऊपर उन्होंने विश्वास भी कर लिया। वो इतने ज्यादा मूर्ख कैसे हो सकते हैं। वॉल्टर डू समझ चुके थे कि वो यहाँ से भागे हैं, मतलब इन्होंने कुछ कांड किया है तभी वो लोग यहाँ से भागे हैं और इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला। हो ना हो डॉक्टर क्रिपन की कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट जरूर है बेल के गायब होने में। इसी बात से परेशान होकर तुरंत वॉल्टर डू ने इंग्लैंड के सभी अखबारों के अंदर बहुत बड़ी बड़ी ये इश्तिहार छपवा दिए, जिसके अंदर वो लोगों से अपील कर रहे थे कि अगर किसी ने भी इस डॉक्टर क्रिपन को या फिर एथल को देखा हो तो प्लीज हमारे पास रिपोर्ट करें। इंक्लूडिंग वॉल्टर डू ने इंग्लैंड के हर रेलवे स्टेशन के ऊपर, हर जहाजों वाले पोर्ट के ऊपर भी उनके पोस्टर्स भिजवा दिए, क्योंकि यहाँ वॉल्टर डू को लग रहा था कि डॉक्टर क्रिपन अपनी लवर एथल के साथ यहाँ से भागकर सीधा अमेरिका जाएंगे, क्योंकि वो बेसिकली तो अमेरिका से ही थे और वो यहाँ पर आकर सेटल हुए थे। उनको उम्मीद थी कि वो कोई ना कोई जहाज पकड़कर यहाँ से सीधा अमेरिका जाने के लिए निकलेंगे, उसकी कोशिश करेंगे। अगर वो वहां पहुंचेंगे तो उसको हम पकड़ लेंगे। तभी वॉल्टर डू ने अपनी एक और टीम रेडी करी और कहा कि हमें जाकर डॉक्टर क्रिपन के घर को एक बार और अच्छे से देखना चाहिए, उसकी छानबीन करनी चाहिए। हो ना हो हमें यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तुरंत इंस्पेक्टर वॉल्टर डू अपनी एक और टीम के साथ सीधा
डॉक्टर क्रिपन के घर पर पहुंचे, उसका ताला तोड़ा, मेन गेट खोला और सभी लोग अब इस पूरे घर के अंदर, इस ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के अंदर फैल चुके थे। इधर उधर कोई गद्दे उठा कर देख रहा है, कोई अलमारी को गिरा कर देख रहा है, कोई दरवाजे पीट रहा है, कोई ड्रॉर्स वगैरह खोल कर देख रहा है, कोई बेड को खोल कर देख रहा है। सभी लोग इधर उधर बस अब कुछ देख रहे थे कि कोई तो सुराग मिले कि बेल कहां चली गई या फिर डॉक्टर क्रिपन और एथल ये लोग कहां चले गए। डॉक्टर क्रिपन भी इधर उधर घर में खड़े होकर देख रहे थे कि वो अपनी तलाश कहां से शुरू करें, क्योंकि उनको बहुत ही धोखा सा महसूस हो रहा था, क्योंकि 5 दिनों पहले ही वो इस डॉक्टर क्रिपन से आकर बात करके गए थे। वो उनके आगे रो रहा था, उनके आगे सब कुछ कन्फेस कर रहा था कि बेल के साथ क्या हुआ होगा, बट अब उनको ऐसे लग रहा था जैसे उनके साथ धोखा हुआ हो। सो वो अपने हाथ पीछे करके सीधा इस घर की बेसमेंट में जाने के लिए सीढ़ियां उतरने लगे। ऑब्वियसली पहले से ही वहां पर ऑफिसर उस बेसमेंट की छानबीन कर रहे थे, बट जैसे ही वॉल्टर डू बेसमेंट की सीढ़ियां उतरते उतरते नीचे की तरफ गए, उनका ध्यान बेसमेंट के कोने वाले फर्श की तरफ गया और उस फर्श को देखकर उनको थोड़ा बहुत अजीब लगा। जी हाँ, उनके माइंड में आया कि इस फर्श की जितने भी ईंटें हैं वो सारी एक जैसी हैं, एक लेवल के अंदर है, बट ये जो कोना है इसके ऊपर जो ईंटें लगाई गई हैं ये थोड़ी नई सी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हाल ही में या तो इन ईंटों को उठाकर दोबारा सेट किया हो या फिर इन ईंटों को बदला हो। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों किया गया होगा? सो वॉल्टर डू ने अपनी सारी टीम को इकट्ठा किया और कहा कि इन ईंटों को उठाओ, एक बार देखते हैं यहाँ पर क्या है। सो जितने भी वो ईंटें जो लग रहा था कि ऐसे अभी अभी लगाई गई हैं, उन सारी ईंटों को उठाकर साइड में रखा और नीचे जो मिट्टी थी उस मिट्टी के ऊपर एक फावड़ा मारा और जैसे ही फावड़ा मारकर उस मिट्टी को उठाकर साइड में रखा, वो क्ले जैसी मिट्टी, तभी एक फावड़ा लगते ही जो नीचे छेद हुआ और उस छेद में से जो बदबू बाहर आई, उस बदबू को सूंघते ही जितने भी ऑफिसर इंक्लूडिंग वॉल्टर डू यहाँ पर खड़े थे उन सभी ने उल्टियां करनी शुरू कर दी। सभी लोगों ने अपने मुंह के ऊपर ऐसे हाथ रखा और यहाँ से भागने लगे, क्योंकि वो जो बदबू नीचे से आ रही थी वो बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं थी, वो बिल्कुल भी सहन करने वाली नहीं थी। सो सभी लोग तुरंत वहां से बाहर की तरफ निकले, बाहर गए, घर से बाहर निकले और तुरंत अपने लिए गैस मास्क वगैरह मंगवाया ताकि नीचे जाकर वो असल में देख सके कि नीचे क्या बीमारी है। सभी पुलिस वालों ने मिलकर एक के बाद एक बहुत सारे फावड़े मार कर नीचे से बहुत सारी मिट्टी निकाल कर फाइनली ये उस गड्ढे के ऊपर खड़े थे और देख रहे थे कि आखिर ये स्मेल आ कहां से रही है। जी हाँ, इस गड्ढे के अंदर बहुत सारे इंसानी लाश के पार्ट्स पड़े हुए थे, बट ना ही उसके अंदर हाथ थे ना ही उसके अंदर पैर थे। बहुत सारी हड्डियां, बहुत सारे अंदर के ऑर्गन्स वगैरह, वो सारे नीचे बहुत ही प्रिसाइज्ड तरीके से काट कर एकदम जचा कर रखे हुए थे। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि जैसे इस बॉडी पार्ट्स में से हाथ और पैर गायब थे, वैसे ही यहाँ सिर भी गायब था, बट सिर के अंदर की चीजें जैसे कि दिमाग वगैरह वो बिल्कुल सटीक तरीके से नीचे सजा कर रखे गए थे। इसके अलावा पूरे शरीर की जो स्किन थी, जो उसकी खाल थी, उसको भी बहुत ही प्रिसाइजली तरीके से उधेड़ा गया था और उसको फोल्ड करके एकदम नीटली अरेंज करके, जैसे हम तय करते हैं कपड़ों की, वैसे उसको फोल्ड करके वो भी इस गड्ढे के कोने में रखी हुई थी। उस टाइम पर मौके पर खड़े पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया कि ये बॉडी पार्ट्स किसके हो सकते हैं या फिर ये लाश किसकी है। बट जो इस बॉडी पार्ट्स के साथ और भी सामान मिला, उसके थ्रू मैच करके पुलिस वाले एक डिसीजन पर पहुंच चुके थे। जी हाँ, इन बॉडी पार्ट्स के साथ कुछ बाल थे जो पूरे तरीके से एग्जैक्टली मैच कर रहे थे बेल के बालों के साथ। इसके अलावा कुछ कपड़े जो कि बेल के थे और कुछ कपड़े जो कि डॉक्टर क्रिपन के थे। इसके अलावा जो टॉर्सो की जो स्किन थी जो उधेड़ कर साइड में रखी गई थी, उस स्किन के ऊपर एक बर्थ मार्क था जो कि बेल की स्किन के ऊपर भी था। जब उस टाइम के डॉक्टर्स ने इन पूरे बॉडी पार्ट्स की जांच करी तो उनको ये भी पता चला कि जो इंटेस्टिन्स मिले हैं, जो आंतें मिली हैं, इन आंतों के अंदर एक खास तरीके का ट्रैंकुलाइजर भी है। जी हाँ, एक जहर जो कि बहुत स्लोली इस मरने वाले व्यक्ति को दिया गया होगा। पुलिस वाले उस टाइम पर ये मान चुके थे कि डॉक्टर क्रिपन अपने क्लिनिक के अंदर, क्योंकि वो डॉक्टर थे, उनको अच्छी तरीके से पता था मेडिसिन के बारे में, उन्होंने अपनी क्लिनिक के अंदर एक खास तरीके का ट्रैंकुलाइजर, एक जहर बनाया और धीरे धीरे उन्होंने बेल को देना शुरू किया। जैसे ये सारी चीजें पुलिस वालों को मिली तो पुलिस वालों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बन चुका था कि अब तो कुछ भी करके डॉक्टर क्रिपन और एथल को पकड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वो इतना भयंकर क्राइम करके यहाँ से भागे हैं और पुलिस वालों के हाथ बिल्कुल खाली। ये तो शर्म से डूब मरने वाली बात थी। सो पुलिस वालों ने अपना पूरा जोर लगाया और फाइनली डॉक्टर क्रिपन और एथल वहीं के एक जहाज से, जो कि वो जहाज वहां से निकलकर अमेरिका जाने वाला था, उसी जहाज से इन दोनों को गिरफ्तार किया और तुरंत लंदन की एक कोर्ट के अंदर उनको पेश किया। जब पुलिस वालों ने सारा केस जज के सामने रखा तो जज ने बिना देरी करते हुए, बिना कुछ सोचे समझे, सीधा डॉक्टर क्रिपन को डेथ सेंटेंस सुना दी। इसके अलावा उसके साथ ईथल, जो उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसको भी 3 साल की गैर जमानती सजा सुनाई। बट यहाँ आपको लग रहा होगा कि यहाँ तो स्टोरी खत्म, बेल की लाश मिल गई, डॉक्टर क्रिपन को डेथ सेंटेंस मिल गई, उसकी गर्लफ्रेंड एथल को भी अपनी सजा मिल गई। ये स्टोरी का एंड नहीं था। अभी तो इस स्टोरी के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आना बाकी था। जी हाँ, तकरीबन 100 सालों बाद
अब 2010 में 1910 के अंदर ये केस ऑफिशियली क्लोज्ड हो चुका था। सबने मान लिया, बेल की लाश मिल गई, डॉक्टर क्रिपन को डेथ सेंटेंस मिल गई और उसकी जो गर्लफ्रेंड थी एथल उसको भी अपनी सजा मिल गई। सब कुछ खत्म, केस क्लोज। बट नहीं, 100 सालों बाद अब यहाँ मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ साइंटिस्ट ने लंदन की एक लेबोरेटरी के अंदर वो स्किन के टुकड़े कुछ संभाल कर रखे हुए थे पिछले 100 सालों से। सो फाइनली अब 100 सालों बाद वैज्ञानिकों ने उन स्किन के टुकड़ों की जांच करी और एक बहुत ही चौंका देने वाली बात सामने आई। और ये जांच अब दोबारा इसलिए शुरू की गई क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको ये बात हजम ही नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली मुझे भी ये बात समझ नहीं आई और आपको भी नहीं आएगी। सोच कर देखिए, डॉक्टर क्रिपन ने अपनी पत्नी बेल का मर्डर किया, उसके बाद उसके सिर को, उसके हाथ और पैर को ठिकाने लगा दिया, उसको जहर देकर उसको मारा था और बाद में उसका शरीर काटकर उसको ठिकाने लगा दिया। अब आप सोच कर देखिए, एक आदमी जो कि सिर को, हाथ को, पैर को ठिकाने लगा सकता है, जो कि आज तक नहीं मिले कभी भी, तो वो बाकी के शरीर को ठिकाने क्यों नहीं लगा सकता? जिस तरीके से उसने अपने सिर हाथ पैर को लगाया होगा वैसे बाकी का शरीर भी लगा देता। उसको इस तरीके से काट कर यहाँ गड्ढे में दफनाने की क्या जरूरत थी? अब दूसरी बात, एक मर्डरर ने जब जहर देकर अपने विक्टिम को मार दिया तो दोबारा उसकी लाश को काटने की क्या जरूरत? वो तो पहले ही मर चुका है, वैसे उसको ठिकाने लगा दे। ये बात बहुत सारे लोगों के माइंड में थी। मैंने बहुत सारे क्राइम केसेस स्टडी करे हैं, कोई लिमिट ही नहीं है जिनकी, और उनमें सभी के अंदर एक मुझे चीज कॉमन मिलती है। जब भी कोई क्राइम जहर के थ्रू होता है तो इसके अंदर जो आरोपी व्यक्ति है वो जहर सामने वाले को इसलिए देता है ताकि सामने वाले की डेथ बिल्कुल नॉर्मल सी लगे, उसके अंदर कुछ भी काट पीट ना हो। बट यहां तो जहर देने के बाद काट पीट की गई। ऐसा क्यों? ऐसा करके तो डॉक्टर क्रिपन खुद के ऊपर सारा ब्लेम लेने की कोशिश कर रहे थे। जब उन्होंने मार ही दिया है तो किसी और तरीके से ठिकाने लगा दे, ये करने की क्या जरूरत थी? सो अब 2010 में वैज्ञानिकों ने वो जो स्किन थी बेल की, उस बेल की स्किन का डीएनए निकालकर बेल का परिवार जो कि पैदा होते होते यहां तक पहुंच चुके थे, उनके डीएनए के साथ मैच किया। बट सोच कर देखिए, यहां डीएनए बिल्कुल भी मैच नहीं हुआ। जो लाश मिली थी 1910 में, उस टाइम पर पुलिस वालों को वो बेल की नहीं थी। बट ये चीज भी अजीब नहीं थी। अजीब तो बात ये थी कि वो किसी औरत की लाश नहीं थी बल्कि किसी आदमी की लाश थी। जी हाँ, जो डीएनए यहाँ उन टिश्यू से वैज्ञानिकों को मिला उसमें क्लियर कट सामने था कि ये लाश, ये डीएनए किसी आदमी का है, औरत का नहीं है। बट यहाँ दिक्कत ये थी कि आज तक भी किसी को पता नहीं चल पाया कि वो लाश किसकी थी, वो आदमी कौन था जिसकी लाश वहां पर मिली। दूसरी बात, बेल कहाँ चली गई? बेल उस दिन के बाद से आज तक कभी किसी को दिखाई नहीं दी। उसका कांटेक्ट किसके साथ था, उसके साथ क्या हुआ, ये भी कभी कुछ समझ नहीं आया। बट यहाँ 2010 के बाद में लोगों ने लंदन ऑफिशियल्स के ऊपर सवाल उठाने शुरू कर दिए कि कैसी तुमने तहकीकात करी? डॉक्टर क्रिपन, जिसने कुछ किया ही नहीं था बेल के साथ, वो तो बेल की लाश भी नहीं थी, हुआ कुछ और उसके बदले सजा डॉक्टर क्रिपन को कुछ और मिल गई। जी हाँ, डॉक्टर क्रिपन को तो डेथ सेंटेंस मिल गई, उसके तो जान ले ली सरकार ने, बट उस काम के लिए ली जो कि उसने किया ही नहीं था। खैर, इसके बाद में बेल के साथ क्या हुआ ये आज तक कभी कुछ पता नहीं चल पाया। वो आदमी कौन था ये भी पता नहीं चल पाया जिसकी लाश मिली थी। डॉक्टर क्रिपन, उनकी जान ले ली गई। ईथल, उसके भी 3 साल बाद जमानत हो गई थी और वो भी बाद में अपनी जिंदगी काटते काटते आगे कभी उसकी भी मौत हो गई होगी। ये वो बहुत ही अजीब सी स्टोरी थी जो मेरे दिमाग में बहुत टाइम से थी आपको बताने की। आप मुझे बताइए कि इस केस के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ होगा। आप अपनी थ्योरीज नीचे रखिएगा क्योंकि मुझे जानना है। मेरे अंदर भी खुद एक आग सी है इस केस को लेकर कि मैं भी एक्चुअल में पता करूं, यहाँ आपके भी थॉट्स लूं। आप अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं।